Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Very good evening one and all. Please confirm if audio video is clear. Good evening, good evening, good evening, good evening. Please confirm if audio video is clear. Okay, all clear. Let's begin with the session. So, this will be the fourth lecture of set theory and algebra. Fourth lecture of set theory and algebra. कल हम लोगों ने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे मैं विजुलाइज कर सकता हूँ क्या किसका मेंबर है क्या किसका मेंबर नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हो गई। सेट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो देख लिए। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज व्हिच होल्ड्स ट्रू ऑन दी सेट ऑपरेशंस, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। मल्टी सेट क्या होता है वो समझ लिया। ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन अ मल्टी सेट, उसको समझ लिया। यूनियन ऑफ अ मल्टी सेट में कैसे डिफाइन करता हूँ वो समझ लिया। इंटरसेक्शन ऑफ अ मल्टी सेट में कैसे डिफाइन करता हूँ वो समझ लिया। सेट डिफरेंस में कैसे डिफाइन करता हूँ वो समझ लिया। सर आज चैट ऑफ मत कीजिएगा। डाउट्स नोटबुक के पीछे लिख के रखो, लास्ट में बात करेंगे, बीच में बात करने का नहीं। जब मैं पूछ रहा हूं ये बताओ, सिर्फ उतना बताओ। सेट इसलिए होती है कि अगर मुझे ये जानना हो कि इस वाली चीज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर उसमें किसी को डाउट है तो बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया। आप रैंडम रैंडम डाउट क्रिएट मत करो। कुछ तो भी सर ऐसा हो जाए तो सोचो घर में बैठ के। पहली क्लास में सबको समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझते हो? रिविजन रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए, हो गया, ये सारा कल किया था। सर आज क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन ही है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, उनको समझने की कोशिश करेंगे। डायगोनल रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। पर सब इसको ना कर पाए, टाइम शायद जब मैं पीपीटी बना रहा था तब आई डेंट थिंक ऑफ दोस होमवर्क प्रॉब्लम, बट दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम। चलो, किसी को समझ में आया कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को ये समझ में आया कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? है ना? देखो, जनरली जो आंसर गिवन है दैट इज ऑप्शन बी। गेट वालों ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, लेकिन वो लोग जल्दबाजी में होते हैं बेचारे, कभी कभी हो जाता है। देखो ऐसा, पर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि अरे सर ये कैसे हो गया। अरे भाई, वो लोग तो पता नहीं कितने सालों से क्या क्या करके बैठे हुए हैं, और उनका काम ही है कि साल भर में 65 क्वेश्चन बना लो। साल भर में 65 क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी गलती हो सकती है। अगर साल भर के 65 क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, एनीवे, तो they thought that this is a right question, but this is not a right question. None of these options are correct. So let P of S denotes the power set of set S. Which of the following? यहां पर क्या था सर, यहां पर ये जो ऑलवेज आया ना, इसने खेल कर दिया। ये जो ऑलवेज आया, इस ऑलवेज के कारण खेल हो गया। सर, क्या पावर सेट ऑफ एस के इक्वल होता है? गलत सर, हमको ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पावर सेट ऑफ पाई इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ पाई। बहुत बढ़िया सर, जिंदगी में पाप ही नहीं थे। तो इसको देखो, पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन विद एस विल बी पावर सेट ऑफ एस। व्हाट विल बी पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन विद एस? इफ आई आस्क यू दैट व्हाट विल बी पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन विद एस, सर कुछ नहीं बोल सकते सर, कुछ नहीं बोल सकते। इसका पावर सेट ऑफ एस होना जरूरी नहीं, फाइव भी नहीं बोल सकते। अगर मैं इसको चलो ये लिख दूं, मानो अगर एक ऑप्शन होता पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन विद एस इक्वल्स टू 5, लेट्स कॉल इट ऑप्शन ई। विल इट बी राइट? विल इट बी करेक्ट? एक और आया सर, एक ऑप्शन लिख दो एफ, पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन with S will be S।
ई एंड एफ, ट्रू और फॉल्स? भाई अभी भी अगर वो कह रहा है ना ऑलवेज ट्रू, अगर वो अभी भी कह रहा है ना ऑलवेज ट्रू, तो ये भी गलत। ठीक है, सुनिएगा सर, पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन ऑफ एस, इन जनरल इट विल बी फाइव, इन जनरल इट विल बी फाइव, लेकिन अगर मेरा सेट एस ऐसा हो, सुनो मैं खेला सर, पावर सेट ऑफ एस में एक एलिमेंट है वन और एक है ये, सो पावर सेट ऑफ एस में क्या आएगा सर, पावर सेट ऑफ एस में आएगा फाइव आएगा सर, एक वन आएगा, एक दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट वन आएगा, और एक दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट वन एंड दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट वन आएगा। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? What is intersection? What is intersection? वन, तो फाइव वाला गया, फाइव वाला गया सर, इंटरसेक्शन ऑब्वियसली पावर सेट ऑफ एस तो नहीं है, तो ये तो गया, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये भी गया। इसको देखो सर, पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन विद एस इक्वल्स टू एस आएगी हमेशा, जरूरी है क्या? अब आप इसको देख रहे हो, यहां पर देखो सर, अगर मेरे पास एस है ये सेट, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ एस में क्या आएगा सर, पावर सेट ऑफ एस में आएगा फाइव and a set containing element 1. What is the intersection? What is the intersection? For always true वाली बात हो रही है भाई, if may or may not be true, right? So phi, so intersection will be phi. तो कुछ सिचुएशन में phi है, कुछ सिचुएशन में phi नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो इंटरसेक्शन है दैट इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट वन, राइट? सो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन एफ गया, ऑप्शन ई गया। सर ये क्या, एस बिलोंग्स टू पावर, सर ये तो झूठ बोल रहा है, सर इट इज फॉल्स। एस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस होता तो ये ट्रू होता, इज ऑलवेज ट्रू, लेकिन उसने ये नहीं लिखा, उसने नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया, गड़बड़ हो गई, ये भी गया। तो इसको देखो, पावर सेट ऑफ एस एंड पावर सेट ऑफ एस इक्वल्स टू फाइव आई, ये जरूरी है क्या? सर अब इसका पावर सेट ऑफ एस निकालो। सर देखो, इसमें जब इस एलिमेंट के साथ एक तो फाइव आएगा, एक दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट फाइव आएगा, ठीक है, और इसमें एक इसका वाला जो एलिमेंट बनेगा ये भी आएगा। अब ये दोनों कॉमन है, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाइव। क्लियर है? पी और एस में से सर लास्ट वाला एलिमेंट कैसे होगा? नहीं बताऊंगा। शिवानी क्या करते हो यार? सर एक सेट बनेगा, एक सेट बनेगा जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक सेट बनेगा जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट होंगे, तो ये आएगा ना। कैसा करते हो सर? ये तो सेट खुद है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो सेट पावर सेट का सेट ए पावर सेट ऑफ ए का हमेशा मेंबर होता है। सेट हमेशा पावर सेट का एलिमेंट होता है। शिवानी सेट हमेशा पावर सेट का एलिमेंट होता है क्योंकि वो खुद का सबसेट है। कैसे आएगा मतलब? दिनों बाद में आए हो ना, बाद में आए हो ना, ये तो लिखा, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? ये मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया है ना। तो अगर आप पावर सेट ऑफ एस, चलो ये ले लो, ये है पावर सेट ऑफ एस, ये है पावर सेट ऑफ एस, इन दोनों को देख लो, ये इक्वल है क्या? ये इक्वल है क्या? देखो इनको, सर इसमें एलिमेंट कंटेनिंग, इसमें एक सेट कंटेनिंग, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होगा, इसमें एक सेट होगा जो एलिमेंट फाइव को कंटेन करता है, इसमें कोई सेट नहीं है जो एलिमेंट फाइव को कंटेन करता है। तो
है ना सर। ये सिंपल चीजें समझा करो। ये आप इसको बोल रहे होंगे कि सर ये पावर सेट ऑफ फाइव, ठीक है, पावर सेट ऑफ फाइव भी निकाला हमने, पावर सेट ऑफ फाइव भी निकाला, हमारा सेट ऐसे हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये कराया ये कराया ये कराया। कौन पूछ रहा है, किसको बता दे सर, ए बता दो, डी वाला कौन है भाई। सेट विल ऑलवेज सेट, अभी जो शिवानी का आंसर सॉल्व हुआ उसी को डाउट सॉल्व हुआ उसी से सॉल्व हुआ, दैट एवरी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ एस, एवरी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ एस, तो दी सेट इटसेल्फ विल ऑलवेज बी द एलिमेंट। कुछ भी करते हो कुछ भी, सर इसकी बात करो, सर ये पावर सेट ऑफ एस, ये है पावर सेट ऑफ एस, सर इसका सेट कंटेनिंग एलिमेंट पाए होना जरूरी थोड़ी ना था, एक सेट कंटेनिंग एलिमेंट पाए होना जरूरी थोड़ी ना था सर, ये तो ये है। ठीक है, सब गलत है सर, सब जीवन में गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इज नाइदर पाई नॉर ओनली दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट पाई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म है, चारों गलत है, कुछ भी नहीं है करना। अरे कौन है दीपू, ऑप्शन एफ कैसे ट्रू है, वो उसका एलिमेंट है, वो उसका एलिमेंट है, ये रहा एस। सुनो, बाद में आओगे ना तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। दीप चटोलिया जी, चोटालिया जी, ये है एस, इसमें दो एलिमेंट है, वन एंड अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट वन, ये है पावर सेट ऑफ एस, ये है ये वाला सेट। क्या सर एस और पावर सेट ऑफ एस का इंटरसेक्शन, क्या एस और पावर सेट ऑफ एस का इंटरसेक्शन एस हमेशा हो ये जरूरी है, क्या ये एस हमेशा हो ये जरूरी है? नहीं सर, उसका एग्जांपल ये रहा, ये था, इधर आ बेटा चोटालिया जी, ये है सेट एस जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है वन, ये है पावर सेट ऑफ एस, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा भाई, पाई आएगा। एस आया क्या? ऐसे गलत ऑप्शन में चूज करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको लग गया वहां पे बैठ के कि सारे आपको समझ में आ गया कि अरे ये सारे गलत हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इट विल बी मार्क्स टू ऑल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इट विल बी मार्क्स टू ऑल, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, और वो सबका होगा, सिर्फ आपका नहीं, वो सबका होगा आपका नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर ये वाला सेकंड वाला तो आसान ही था सर। सर फॉर अ सेट ए द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दैट, ओके नाउ अब ये बोल रहा है कि अगर ये सेट है, अगर ये बोल रहा है कि ये सेट है, मान लो ये सेट है, बहुत बढ़िया सर, ये सेट है, which of the following options are true, that phi is a phi belongs to power set of a, so it will always be true, always true, phi is a subset of every set and it will always be present in every power set of a, phi the empty set will always belong to power set of a, ये हमेशा सच रहेगा। नहीं यार, जब नहीं पता है ना, थोड़ा सा, कितने दिन हुए प्रैक्टिस प्रिपरेशन करते हुए ललित जी, कितने दिन हुए प्रिपरेशन करते हुए, नहीं हुए ना अभी, तो थोड़ा सा याद रखो, मार्क्स टू ऑल, इसका मतलब अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, वो इंसान जिसको ये समझ में आ गया इसमें से कोई सही नहीं है। कैसे पता करोगे कि अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, कैसे पता करोगे कि अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? ओ मोहम्मद अस्मा अमान जी, ऑलवेज ट्रू, ये सिचुएशन में तो ट्रू है, लेकिन इस सिचुएशन में ट्रू नहीं है, तो ऑलवेज ट्रू तो नहीं है ना। चट बंद, फालतू की बातें करने वालों के कारण सबका नुकसान होता है। समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, सोचना ही नहीं चाहते हैं। जब बोल रहा हूं कि भाई ऑलवेज ट्रू के बारे में बात हो रही है, आधे बार एक बार सही हो रहा है एक बार गलत हो रहा है, इसका मतलब ऑलवेज ट्रू तो नहीं है ना। चलिए यहां पर इट विल ऑलवेज बी ट्रू, फाइव विल ऑलवेज बी अ पावर सेट ऑफ फाइव। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, आप लोगों के ज्ञान को देखते हुए मेरे चक्षु खुल गए हैं और मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को सब चीजें लिख के बतानी पड़ेगी, लेकिन ये मैं एक लिमिट तक ही कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, ये मैं एक लिमिट तक ही कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं।
ठीक है, चलो सर पावर सेट ऑफ 5 लिखोगे कैसे? सर यहाँ पर कितने एलिमेंट है? सर एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, तो 8 आएंगे। एक तो होगा सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0, एक एलिमेंट ये आएगा। एक होगा सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, तो पहला एलिमेंट है 5। अनदर सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सर दूसरा एलिमेंट है सेट कंटेनिंग एलिमेंट 6। सर एक और सेट होगा साइज 1 का, उसमें आएगा तीसरा सिंगल एलिमेंट, दैट इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7। सर और क्या आएगा? सर एक और आएगा जिसके अंदर दो दो एलिमेंट आएंगे सर, दो दो एलिमेंट। तो हमने दो एलिमेंट क्या लिए सर? एक तो 5 ले लिया और दूसरा एक सेट कंटेनिंग एलिमेंट 6 ले लिया। सर और क्या? एक और 2 का, सर 5 ले लिया, दूसरा सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7 ले लिया। सर और क्या? सर दो बाकी एलिमेंट आपने ले लिए, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 6 एंड सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7। अरे भाई बेसिक के ऊपर फोकस करो। अगर पावर सेट बनाना है तो साइज 0 के सबसेट, साइज 1 के सबसेट, साइज 2 के सबसेट एंड साइज 3 के सबसेट। तो साइज 3 के सबसेट की जब बात होगी तो साइज 3 के सबसेट का मतलब है सेट खुद, साइज 3 के सबसेट का मतलब है सेट खुद, दैट इज 5, दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट 6, दी सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7। और ये सारे के सारे ही मेंबर हैं पावर सेट ऑफ एस के। तो यहां से शुरू हुआ है वहां खत्म हुआ है। जीवन में यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा कर्ली ब्रेसेस किसका है सर। ठीक है, तो सर फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बहुत बढ़िया सर, सही बोले आप। दूसरा फाई इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। सर ये वाला दूसरा समेशन ट्रू होगा क्या? हाँ सर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, every set is a subset of itself, and apart from that phi is a subset of every set, phi is a subset of every set। तो पावर सेट ऑफ ए भी तो एक सेट है, इट इज ऑल्सो अ सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट, therefore phi will be a subset of this। phi will be subset of this। अभी देखो सर, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या पावर सेट ऑफ ए में? कोई ऐसा एलिमेंट है क्या? सर ये जो चीज है, सबसेट की बात नहीं कर रहा हूं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं। सर ये जो चीज है, ये चीज मेरे पास सीधे सीधे अवेलेबल है सर, तो ये इसका एलिमेंट है सर, ये इसका एलिमेंट है सर। बट क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट है? अब जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा, तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए का कोई सबसेट बनाऊंगा, तो ये बनने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर कहीं 5 हो। सर यहां पर कहीं 5 है क्या? सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5 नहीं, सिंपल 5। सर यहां पर सिंपल 5 है ही नहीं, सिंपल 5 है नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। क्लियर? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो बेसिक पे फोकस करो, जबरदस्ती चीजों को ढूंढोगे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। बेसिक पे फोकस करो, जबरदस्ती चीजों को ढूंढोगे नहीं ढूंढ पाओगे। रेंडमली अगर कहीं देखना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, वो वाला काम यहाँ पे नहीं चलता। फोकस, जो चीज चाहिए है उसी को ढूंढो। ठीक है, चलिए सर, इसके अलावा मैंने आपको दो होमवर्क प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की दी थी जो मल्टी सेट से रिलेटेड थी। मुझे नहीं लगता आज मैं कुछ करवा पाऊंगा आपको, देखते हैं। लेट A equals to 1, 2, 3, 4 up to n. How many multisets of set A are possible? How many multisets are possible using the elements of set A? Now idea is, क्या बोला था? Each element of set A can be used any number of times.
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मुझे चैट से दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना तब आप लोगों के मुंह नहीं खुलते, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आप कुछ भी लिखते हो। साइज 4 की बात नहीं है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहले इसको करेंगे, इसी से आपका अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीसेट्स आर पॉसिबल, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। चलिए सर, एक मेरा मल्टीसेट है M1 और इसको मैंने बोला ये कंटेन करता है सिर्फ एलिमेंट 1। एक मेरा एलिमेंट है M2, ये करता है 1 को 2 टाइम्स। सर एक मेरा सेट है M3, ये करता है एलिमेंट 1 को अपीयर, इसके अंदर एलिमेंट 1 3 टाइम अपीयर होता है। डू यू रियलाइज दैट मल्टीसेट M1 इज नॉट इक्वल्स टू M2, मल्टीसेट M2 इज नॉट इक्वल्स टू M3। सो आप ऐसा करते जा सकते हो, यू कैन राइट M100, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट 1 कैन अपीयर 100 times। सर यू कैन इवेंचुअली डिफाइन M infinity, जिसके अंदर the element 1 can actually appear, can never start appearing infinite times। So do you realize one thing, that if we do not restrict the size of the multiset, if we do not restrict the size of the multiset, then with a single element infinite multisets are possible। फालतू क्वेश्चंस के जवाब दूंगा नहीं, इसलिए पूछो मत। इफ वी डू नॉट restrict the size of multiset, then with a single element infinite multisets are possible। क्लियर? नोबडी विल एक्सप्लेन, अपना पढ़ लो, उसका एक्सप्लेन करने जाओगे यहां पर आपको डाउट आ जाएगा। ठीक है, if we do not restrict the size of multiset with a single element, infinite multisets are possible, therefore correct answer will be infinite। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, और अब आपके सबके पीएनसी के सारे कॉन्सेप्ट हवा हो जाएंगे। हवा क्यों, क्या मतलब, जिसको आता है उसको तो आता ही है, जो आधे ज्ञान पे इधर उधर की बातें करता है उसके साथ दिक्कत। ये जो क्वेश्चन लोग डाउट पूछ रहे हैं ना, ये सब क्लास अटेंड करते हैं, दे आर नॉट रिवाइजिंग दी नोट्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और अगर आप ये सोचोगे मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा, मुझसे लिखवा के ले लो, आपके सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होंगे। क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो अपने पेंडिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाया हो। और अगर कोई पेंडिंग सब्जेक्ट के पीछे भागा, अगर पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने भागा, तो उसके नए नए सब्जेक्ट पेंडेंसी में क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, सो हाउ मेनी मल्टीसेट्स ऑफ साइज इक्वल्स टू 4 आर पॉसिबल? यूजिंग द एलिमेंट्स। और दूसरी चीज उन्होंने घर पे ट्राई नहीं किया, वरना वहीं पे आंसर मिल जाता। यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए such that
every element or such that at least one element appears exactly twice. Again, condition is same. Each element of set A can be used any number of times. आप कितनी भी बार यूज कर लो, कर सकते हो, लेकिन साइज 4 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो कर भी लोगे तो 4 से ज्यादा बार यूज थोड़ी ना कर लोगे, 4 से ज्यादा बार यूज थोड़ी ना कर लोगे। ठीक है, NC1 into n-1 C2 उस पर भी आएंगे। सब लोग अपने अपने आंसर्स अपने पास रखिएगा, मैं सारे आंसर बताऊंगा। ओके, मैं सारे आंसर बताऊंगा, सब लोग अपने अपने आंसर्स अपने पास रखिएगा, बस इतना कीजिएगा। बट सबसे पहले तो क्या है सर, आइए यहाँ पर टू केसेस आर पॉसिबल। तो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, टू टाइप्स ऑफ multiset are possible. कौन कौन सा सर? एक है केस 1, जिसमें आपका जो मल्टी सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट 2 बार अपीयर होता है और बाकी दोनों एलिमेंट एक एक बार अपीयर होते हैं। तो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, इनमें ए 1 2 3 में एन में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, बी 1 2 3 एन में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, सी 1 2 3 एन में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जो ए ने ली वो बी सी नहीं ले सकते, जो बी ने ली वो ए सी नहीं ले सकते, जो सी ने ली वो ए बी नहीं ले सकते। ठीक है, ये तो इतना तो आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नाउ केस 2, सर एटलीस्ट एक एलिमेंट को एग्जैक्टली ट्वाइस अपीयर होना था, एटलीस्ट एक को। सर दो एलिमेंट भी तो ट्वाइस अपीयर हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी तो ट्वाइस अपीयर हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी तो ट्वाइस अपीयर हो सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल दो एलिमेंट्स भी ट्वाइस अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस हैं। क्या किसी इंसान ने इसके अलावा कोई और केस कंसिडर किया है? अगर किया है तो कौन सा, मुझे ये बता दो। क्या किसी ने इन दोनों के अलावा कोई और केस कंसिडर किया है? अगर किया है तो प्लीज लेट मी नो अभी, क्योंकि अगर किया है तो वो गलत है, और सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। ए बी बी बी, चाचा इसके अंदर क्या कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 2 बार है? पहला वाला श्रेयस, क्या इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 2 बार है? नहीं सर। सारंग कुमार, आप कह रहे हो सर ए बी सी ए, सर यहां पर ये अनऑर्डर्ड होता है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ठीक है, ट्रिपल ए वाले में भी क्या कहीं कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 2 बार है? सागनी, 4B वाले में भी क्या और 4A वाले में भी क्या कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 2 बार का मतलब समझते हो कि चीज एग्जैक्टली 2 बार दिखाई दे? साइज 2 की बात नहीं कर रहा हूं, साइज 2 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज एग्जैक्टली 2 बार दिखाई दे का मतलब समझते हो? अरे बीबी सीसी या फिर ए बी बी, इसमें कोई अंतर है क्या?
ए ए बी बी या बी बी सी सी में कोई अंतर है क्या? मैं आपको चॉइस बता रहा हूं कि जो टाइप होगा उसमें दो एक जैसे हैं और दो अलग हैं, ठीक है, या तो फिर दो एलिमेंट है और दोनों दो दो बार एक जैसे हैं। दीप, फिर वही वाली उल्टी बात कर रहे हो, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? यहां मेरा कहने का मतलब क्या है, कवि का तात्पर्य समझिए। कवि कहना चाहता है कि आपके मल्टी सेट में एक एलिमेंट होगा जो एग्जैक्टली दो बार दिखाई देगा और बाकी दोनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे। वो कहां लिखे हुए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट है और सेट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। दूसरा, सर दूसरे में कवि कहना चाहता है कि दो एलिमेंट होंगे और दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली दो बार अपीयर होंगे। दो एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली दो बार अपीयर होंगे, है ना? कहां पर कौन सा लिखा हुआ है, इसको ए बी लिखो या ए बी बी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है, इनके चक्कर में मत फंसिए। समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोगों का एकदम ही मतलब कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ गया हुआ है। अब मुझे लगता है कोई नहीं गंदी बात करेगा कि सर इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अपने अपने आंसर थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके आंसर पे भरोसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करो लिखने में, ठीक है। पावर वावर लगाने में समय बर्बाद होता है तो मत करो। सोच की बात है, पीएनसी भी सिखा रहा हूं और सेट्स एंड रिलेशन भी सिखा रहा हूं, लेकिन क्या है, पीएनसी आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा है और उसको अप्लाई करना नहीं आता, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ में समझने की कोशिश करो कि कहानी है क्या। मान लीजिए कि अब मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एन है सर, टोटल एलिमेंट एन है सर। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि सर ये जो पहला एलिमेंट है जिसको दो बार लिखना है, इसको एन में से कितने टाइप से चूज कर सकता हूं? सर एक ही एलिमेंट है ना जो दो बार लिखना है, तो हमने बोला एन में से। अब मैं से बोल रहा हूं, इसका मीनिंग यहां नहीं लिख सकता। सर एन में से एक एलिमेंट चूज करो, जो आपके पास एन एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट चूज करो और उस एक एलिमेंट को आप दो बार दो पोजीशन पे कितने टाइप से लिख सकते हो? इसका जवाब दो, अपने आंसर मत दो। सर आपके पास टोटल एन एलिमेंट है और एक ऐसा मल्टी सेट बनाना है जिसके अंदर एक एलिमेंट दो बार अपीयर होता है और दो एलिमेंट एक एक बार अपीयर होते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको दो बार लिखना है उसको कितने टाइप से चूज कर सकते हो? कैसा एलिमेंट जिसको दो बार लिखना है उसको एन में से कोई एक एलिमेंट ही दो बार लिखा जाएगा, एन में से कोई एक एलिमेंट ही दो बार लिखा जाएगा। तो एन में से मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, फालतू की बातें मत करो, फालतू की बातें मत करो ये फैक्टोरियल वाले। सर यहां पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है क्या कि कहां लिखता हूं? क्या इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि वो दो एलिमेंट कहां लिखता हूं? नहीं सर, नहीं सर, इस चीज की इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि उस एलिमेंट को कहां लिखता हूं। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो जो एक एलिमेंट है उसको दो बार लिखना है, उस एक एलिमेंट को दो बार कितने टाइप से लिखा जा सकता है? सर एक चीज को दो बार लिखने का एक ही तरीका है कि उसको दो बार लिख दो। एक चीज को दो बार लिखने का एक ही तरीका है कि उसको दो बार लिख दो। जब पोजीशन इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं तो किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिव क्या है? वो दो बार लिखा जाए। मोटिव क्या है? वो दो बार लिखा जाए। तो हमने एन में से एक एलिमेंट को चूज किया, उस एक एलिमेंट को दो बार लिखा, डन। अब सर बाकी जो दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट है उस पोजीशन के लिए बाकी जो दूसरा एलिमेंट है वो अब ये जो पहला चूज हो चुका है वो नहीं आएगा मेरे दोस्तों। जो पहला वाला एलिमेंट आपने चूज कर लिया है अब वो नहीं यूज हो सकता। तो अब आपके पास कितने बचे? सर आपके पास बचे n-1। अब आपके पास बचे n-1। तो आपने n-1 में से एक एलिमेंट चूज किया एंड उसको एक बार लिखा, इसको भी लिख दिया। फिर आपने बोला जो रिमेनिंग n-2 एलिमेंट हैं उनमें से एक और को चूज किया और उसको भी एक बार लिख दिया। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज करेक्ट?
हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज करेक्ट? युग जी, आपको आर एस अग्रवाल लेने का बोला है ना, वो लो। तो पास वाला NC1 वाला एक बार नहीं हो पाएगा भाई। एक क्वेश्चन के लिए 2 दिन थोड़ी ना लगाऊंगा, क्योंकि हर एक को अलग अलग स्टेटमेंट में डाउट आता है। तो मैं सिर्फ समझाऊंगा, वापस से आराम से वीडियो देखना, है ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से वीडियो देखना। मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है एक काम को कितने तरीके से कर सकते हो। तो एक एलिमेंट को 2 बार लिखना है, और पोजीशन की इंपॉर्टेंस है नहीं, तो कितने तरीके से लिख सकते हो एक एलिमेंट को 2 बार? कितने तरीके हैं एक एलिमेंट को 2 बार लिखने के, बताना जरा। कितने तरीके हैं एक एलिमेंट को 2 बार लिखने के? कितने तरीके हैं एक एलिमेंट को 2 बार लिखने के? एक ही तरीका है एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का। कहां से आ जाते हो जैसे मल्टीप्लाई बाय 1 कैसे कर दिया? जब बोल रहा हूं तो सुन लो, नींद में तो सारे रहते ही हो। ठीक है, चलिए सर, ये जो है ये गलत है सर, ये एक्चुअल में गलत है अगर इस तरह से किया गया। आप बचपन से एक चीज समझो सर, सिलेक्शन की बात हो रही है यहां पर बात हो रही है सिलेक्शन की। और सिलेक्शन को अगर आप इस तरीके से चूज करोगे कि पहली पोजीशन पे 1 ले लो, दूसरी पोजीशन पे n-1 ले लो, तो सर तीन एलिमेंट्स को अगर मुझे अरेंज करना होता तो यहां पर पहला तीसरे तरीके से भर सकता हूं, दूसरा 2 तरीके से भर सकता हूं, तीसरा 1 तरीके से भर सकता हूं। सर ये तो ऑर्डर है ना, ये तो परमुटेशन का तरीका है। ये तो परमुटेशन का तरीका है सर। ऐसे फिल करना तो परमुटेशन है कि पहली पोजीशन को, ये वाला जो है इसको, फर्स्ट एलिमेंट को मैं 3 टाइप से चूज कर सकता हूं, दूसरे वाले को वो पहला वाला यूज नहीं होगा तो अब 2 टाइप से चूज हो सकता है, तीसरे में पहले 2 यूज नहीं होंगे तो अब सिर्फ 1 टाइप से चूज हो सकता है। ये तो परमुटेशन है सर, ये तो परमुटेशन है सर। नहीं नहीं समझ रहा सर, हमारा दिमाग खराब है। चलो अब सुनिए जरा सी बात। मान लीजिए कि पहली बार आपने जो एलिमेंट बोला कि पहला एलिमेंट चूज करना है, तो वो एलिमेंट लेट्स एज्यूम कि ए सिलेक्ट हुआ। तो वो जब ए सिलेक्ट हुआ तो आपने बोला कि इसको सेट में 2 बार लिख दो। आपने बोला कि इसको सेट में 2 बार लिख दो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर आप दूसरी बार, सर अब ये जो ए था ये तो लिस्ट से खत्म हो गया, ये जो ए था ये तो लिस्ट से खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरी कहानी है कि सर यहां से जो एलिमेंट था, लेट्स से एज्यूम कि वो एलिमेंट बी चूज हुआ, तो मैंने बोला बी को 1 बार सेट में लिख दो, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैं यहां गया, यहां तो यहां पर हमने बोला जो एलिमेंट चूज हुआ वो सी था, तो हमने सी को यहां पर लिख दिया। नाउ माय क्वेश्चन है कि सर यहां पर सिलेक्शन किसका हुआ, वो तो इंपॉर्टेंस रखता, वो अलग चीज थी। तो माय क्वेश्चन है, जिसको 2 बार लिखा जा रहा है, मान लीजिए कि सर पहली बार यहां पर अगर मैंने बी चूज किया होता, ठीक है, तो मैं बी को 2 बार लिखता। फिर अगर यहां पर ए चूज किया होता तो मैं यहां को ए को 1 बार लिखता, और फिर यहां पर अगर सी का सी ही रहता तो मैं यहां सी 1 बार लिखता। ना माय क्वेश्चन इज कि ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है? सी ही से, ये जो दोनों हैं ये सेम है या डिफरेंट है? सर ये दोनों तो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? सर ये दोनों इसलिए डिफरेंट हैं, अरे चुप हो जाओ भाई, ये दोनों इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि एक सेट में एलिमेंट ए जो चूज हुआ है वो 2 बार अपीयर हो रहा है, और दूसरे सेट में जो एलिमेंट बी चूज हुआ है वो 2 बार अपीयर हो रहा है। सर हमारी ये डेफिनेशन करेक्ट है कि एक एलिमेंट एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए, लेकिन कौन सा एलिमेंट 2 बार आ रहा है वो तो अलग अलग है ना। एक बार एलिमेंट ए 2 बार आ रहा है, एक बार एलिमेंट बी 2 बार आ रहा है, तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है, ये दो अलग अलग सिचुएशन है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा चूज हुआ इससे डिफरेंशिएशन नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो जो पहला एलिमेंट चूज हुआ है वो 2 बार लिखा जा रहा है।
अगर किसी चीज को 2 बार लिखना है और किसी चीज को सिर्फ एक बार लिखना है, तो क्या 2 बार लिखी हुई चीज एक बार लिखी हुई चीज के इक्वल हो सकती है? अगर वो अपोजिट ऑर्डर में सिलेक्ट होती है, इसका मतलब पहली बार बी चूज होता तो वो 2 बार लिखा होता, दूसरी बार में ए चूज होता तो वो एक बार लिखा होता। तो एक चीज 2 बार लिखी है, एक चीज एक बार लिखी है, अगर मैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं, जो एक बार लिखा है दूसरे में उसको 2 बार लिखूं, पहले में जो 2 बार लिखा है उसको मैं दूसरे में एक बार लिखूं, तो क्या वो सेम होंगे? नहीं सर, वो अलग होंगे। नहीं सर, वो अलग होंगे। सर आखिर समझाना क्या चाहते हो कि जो दो एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आपने चूज करके 2 बार लिखा है, वो कभी भी उन एलिमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं जिन एलिमेंट को एक एक बार लिखा गया है। लेकिन अब मैं दूसरी चीज समझाता हूं। सर पहला एलिमेंट ए ही रखते हैं, पहला एलिमेंट ए ही रखते हैं। मैंने बोला ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका बहुत खराब है, तो पहला एलिमेंट हम ए ही रखते हैं। मैंने इस ए को 2 बार लिखा, ठीक है। यहां दूसरी पोजीशन में बी सिलेक्ट हुआ। सर एन में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता था, वो बी हो सकता था, तो मैंने उस बी को लिखा। फिर यहां पर सी सिलेक्ट हुआ, तो मैंने उस सी को सेट में लिखा। बोले बहुत बढ़िया, ये एक सेट बना। अब दूसरी बार में हुआ क्या? सर दूसरी बार में यहां तो ए ही सिलेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाता तो चीजें चेंज हो जाती, ठीक है। लेकिन यहां पर दूसरी बार में सी सिलेक्ट हुआ, तो अगर ये सी सिलेक्ट हुआ तो इसकी लिए मैं सी लिखूंगा। यहां पर सी हुआ था, यहां पर बी सिलेक्ट हुआ। सर अब बी सी सिलेक्ट हुआ तो बी बच गया था ना, इसका मतलब बी यहां सिलेक्ट हो सकता था, यहां बी सिलेक्ट हुआ। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? ये जो दोनों हैं ये सेम है या अलग अलग हैं? ये दोनों सेम है सर, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेट है। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस तो है नहीं। एलिमेंट ए 2 बार लिखा था पिछले वाले में भी, एलिमेंट बी एक बार लिखा था पिछले वाले में भी, एलिमेंट सी एक बार लिखा था पिछले वाले में भी, इस वाले में भी एलिमेंट ए 2 बार लिखा है, एलिमेंट बी एक बार लिखा है और एलिमेंट सी एक बार लिखा है। तो ये तो सर आपने एक बार बीसी के रिस्पेक्ट में, एक बार सीबी के रिस्पेक्ट में हर चीज को 2 बार काउंट कर लिया। एक बार बीसी के रिस्पेक्ट में, एक बार सीबी के रिस्पेक्ट में, हर चीज को 2 बार काउंट कर लिया। हाँ या ना? तो यहां पर ए के रिस्पेक्ट में बीसी एंड सीबी आर दी सेम थिंग, तो उनको अलग अलग ट्रीट मत करो। ए के रिस्पेक्ट में बीसी एंड सीबी आर दी सेम थिंग, तो उनको अलग अलग ट्रीट मत करो। इसको करना कैसे है? सर ये जो तरीका है ये परमुटेशन का तरीका है। तो परमुटेशन से जब सिलेक्शन निकालना होता था, सुनो, परमुटेशन से जब सिलेक्शन निकालना होता था तो मैं कितनी चीजों को रिपीटेड टाइम्स काउंट कर लिया उससे डिवाइड कर देता था। n-1 फैक्टोरियल आ गया। तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी शांति रखो। जब मैं परमुटेशन के फॉर्मूला से कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले को डिराइव करवाने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने बोला कि परमुटेशन इतने टाइप से किया जा सकता है, वॉट एवर दी नंबर ऑफ वे, और उसके अंदर p एलिमेंट्स हैं जिनको p फैक्टोरियल टाइप से मैंने अलग अलग काउंट कर लिया है। लेकिन वो अलग अलग काउंट होने नहीं थे, वो एक्चुअल में सेम थे। वो अलग अलग काउंट होने नहीं थे, वो एक्चुअल में सेम थे। नहीं पता, ठीक है। तो सर दिस, यहां पर दो एलिमेंट हैं जिनको आप अलग अलग परम्यूट कर लिए हो, वो दोनों अलग अलग परम्यूट नहीं होने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। सो इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सर दो पोजीशन थी ना बीसी की, सर ये दो पोजीशन है जिनको स्वैप करने से सेम नंबर जनरेट होता है। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका परमुटेशन कर दिया है आपने 2 फैक्टोरियल टाइम्स, तो इसको डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल से, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलो सर, ये एक तरीका है। सर ये तो बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने का तरीका, क्योंकि आप में से कई लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे सर मैंने तो ऐसे किया। मैं सबके पास जाता हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ। जिसके दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है। चलिए सर आर फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 वाला तो 1 वाले जैसा कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो सर, यहाँ 2 एलिमेंट थे, तो आप में से एक आदमी बोल सकता था कि सर n में से एक एलिमेंट को चूज करो एंड
उसको 2 बार लिखने का एक तरीका, एंड रिमेनिंग n-1 में से एक और चूज करो और उसको भी 2 बार लिखने का एक तरीका। अब क्या ये सही है? कोई बात नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं, मतलब आप आ, देखो, मैं आपको, जो आपसे मैंने बहुत क्लियरली कहा ना कि आपने जो 11th में पाप किए हैं वो एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो सकते। उसके लिए मैंने आपको काम बताया है, आपको उसके लिए 1-1.5 महीना लगेगा। जो आपके बचपन के 11th क्लास के पाप है ना, वो एक क्वेश्चन में नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। और वो समझाने के बाद भी सीख गए तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या सही नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए, यहां पर भी सर ये जो दो चीजें हैं, ए ए लिखो, पहली बार में ए सिलेक्ट होता, दूसरी बार में बी सिलेक्ट होता, तो ये बनता ए बी बी, ठीक है। अगर पहली बार में बी सिलेक्ट होता तो उसको 2 बार लिखता, दूसरी बार में ए सिलेक्ट होता तो उसको 2 बार लिखता, तो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है ना। कोई बात नहीं क्रिश, सब एक जैसे हो आप। इतना प्यार से पीएनसी कोई नहीं समझा सकता जितना मैं आपको लिख के बता रहा हूं। आई शुड हैव गिवन द इक्वेशन की ये होगा एंड जॉब डन, है ना। बट मैं फिर भी आप में से 60-70% को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि जो बचपन के पाप है वो मैं नहीं धो सकता। अगर किसी को पता ही नहीं हो कि सर 2 3 6 होता है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। चलिए, यहां पर भी सर आपने ए बी बी को और बी बी ए को अलग अलग काउंट कर लिया है, सो इट शुड ऑल्सो, सर दो चीजों का परमुटेशन हुआ है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। दो चीजों का परमुटेशन हुआ है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये जो कर रहे हो ना तुम, ये भी गलत। अनिकेत सुन लो, मैं बोल रहा हूं ना, अपने आंसर्स अपने पास रखो और बाद में पूछना जब मैं बोलूंगा, अभी अपने पास रख लो। पीएनसी पढ़ा रहा हूं कि ग्राफ सेट्स एंड रिलेशन पढ़ा रहा हूं, यही क्लियर नहीं होने दे रही पब्लिक। काउंटिंग नहीं सिखा सकता, मैं नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं सीखना चाहते। चलिए सर, अब ये वैल्यू क्या है देखो यहां पर। सर ये एक्चुअल में लिखा हुआ है n, c1 इज n, इंटू 1 को तो जाने दो, n-c1 इज n-1, ठीक है, इंटू सर n-2c1 इज n-2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2। ये है मेरी वैल्यू जो यहां से डिराइव हुई। सर यहां से जो वैल्यू है वो क्या है? सर यहां से ये है n-c1 इज n, मल्टीप्लाई बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, n-c1 विल बी n-1, मल्टीप्लाई बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2, इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 2 बार आएगा, विल गेट डिवाइडेड बाय। चलिए, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन से सोचना सिखाता हूं। सर ये था उन लोगों का जिन लोगों को लगता है कि काउंटिंग की प्रोसेस किसी भी तरफ से करो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरफ से काउंटिंग की होती, लेकिन आपका ये बेसिक खराब है कि ये वाला जो तरीका है ये चीजों को अरेंज करने का तरीका है, सिलेक्ट करने का तरीका नहीं है। जब आप n-1 n-2 इस तरीके से काम करते हो तो ये अरेंजमेंट है, ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन तो सिर्फ NC1 है, सिलेक्शन तो सिर्फ NC1 है, क्योंकि इसका फॉर्मूला, ये सिलेक्शन का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है जिस चीज से इसको डिवाइड होना था, ठीक है। चलिए सर, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सर सेकंड कॉन्सेप्ट, सुनो अच्छे से। सर एक एलिमेंट जो 2 बार लिखा है, वो जो 2 एलिमेंट एक एक बार लिखे हैं उनके जैसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि सर n में से एक एलिमेंट को चूज करो एंड उसको 2 बार लिखने का एक तरीका, ये एक, ठीक है। उसके बाद सर अगर आपके पास 2 एलिमेंट और चाहिए हैं तो अल्टीमेटली ये 2 एलिमेंट किस पोजीशन पे आएंगे ये इंपॉर्टेंस रखता है क्या?
ये दो एलिमेंट किस पोजीशन पे आएंगे ये इंपॉर्टेंस रखता है क्या? नहीं सर। तो रादर देन गोइंग वन बाय वन आप ऐसे बोलते कि चूज टू एलिमेंट्स आउट ऑफ n -1, choose two elements out of remaining n-1, choose two elements out of remaining n-1। तो आपके पास अब दो एलिमेंट आ गए, ये है सिलेक्शन, इसमें अरेंजमेंट काउंट हुआ ही नहीं है। हमको सिर्फ ये पता चला है कि बी एंड सी सिलेक्ट हुए हैं, हमको सिर्फ ये पता चला है कि बी एंड सी सिलेक्ट हुए हैं, पहले बी हुआ या बाद में सी बी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी सिलेक्शन है, ये ऑलरेडी सिलेक्शन है। अब आपने ये जो दो एलिमेंट चूज किए हैं, या आपने ये जो दो एलिमेंट चूज किए हैं, इन दोनों को एक एक बार लिखने का एक ही तरीका है। आपके पास दो बॉल हैं, आपके पास दो बॉल हैं, ठीक है, और आपको उन दोनों को फेंकना है। सो दी आइडिया पहले किसको फेंकोगे बाद में किसको फेंकोगे, अगर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं रखती तो एक ही तरीका कि दोनों को फेंकना है, एक ही कॉन्सेप्ट है ना कि दोनों को फेंकना है। तो वहीं पर सर आपके पास दो एलिमेंट है बी सी, दोनों को एक एक बार लिखना है। सर दोनों को एक एक बार लिखना है सर, कहां लिखना है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों को एक एक बार कितने तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों को एक एक बार एक ही तरीके से लिखा जा सकता है कि लिख दो दोनों को एक एक बार, कि लिख दो दोनों को एक एक बार। अब क्या हुआ सर, यहां से क्या आएगा सर, ये था n इंटू सर n-1 को कैसे सॉल्व करते हैं सर, n-1 विल बी n-1। अब ये मत बोलना सर ये बता दो, इतना फुर्सत में नहीं हूं, will be 2 NCR is n into n-1 into n-2 up to n-r+1 divided by r factorial, that's it। उतना ही समझना, उससे ज्यादा कुछ करना मत, ठीक है सर। यहां पर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, यहां पर दूसरी चीज देखो सर, यहां पर क्या था सर, अगर मैं वापस से ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो कोई चीज नहीं सर, दोनों को दो दो बार ही लिखना है ना, इसका मतलब उनके साथ काम करने का तरीका एक ही है, उनके साथ काम करने का तरीका एक ही है। तो हमने बोला n में से दो एलिमेंट्स को चूज करो। अब आपने ए और बी दो चूज कर लिए, ए पहले चूज हुआ या बी पहले चूज हुआ उससे फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि ये चूज है, ये सिलेक्शन है। तो आपने से एन में से दो एलिमेंट को चूज कर लिया। अब आपसे ये कहा गया कि जो दो एलिमेंट हैं सर, चूज करने तक तो कोई अरेंजमेंट आया नहीं ना, ये तो सिलेक्शन था। हाँ सर, अब आपके पास दो आ गए, एक ए है और एक बी है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ए और बी दोनों को दो दो बार लिख दो। आप दोनों को दो दो बार कितने तरीके से लिख सकते हो सर, आपके तरीके, आप उनको लिखते कहां हो, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि ये दो ए लिख दिए, ये दो बी लिख दिए सर, ये दो ए लिख दिए, ये दो बी लिख दिए सर, ये दो ए लिख दिए, ये दो बी लिख दिए। तो दो ए और दो बी लिखने का एक ही तरीका है, एज लॉन्ग एज पोजीशन मैटर ना करती हो। तो अगर एक ही तरीका है इसका मतलब ये सब सेम है। अगर पोजीशन मैटर ना करती हो तो दो ए या दो बी आप कहीं भी लिखो, इट विल बी काउंटेड सेम, राइट। सो द आइडिया इज कि अगर आपके पास दो ए हैं और दो बी हैं, सॉरी एक ए है और एक बी है, तो दोनों को दो दो बार लिखने का सिर्फ एक तरीका। अगर आपके पास एक ए है और एक बी है और किसी ने बोला कि लिख दो दोनों को दो दो बार, कहां लिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप जाकर के लिखाओ दोनों को दो दो बार, बात खत्म हो गई, ठीक है। सब इसका वैल्यू क्या होगा सर, ये होगा NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2, NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2। तो सर पहले भी n इंटू n-1 इंटू n-2/2 आया था, यहां पर भी n इंटू n-1 इंटू n-2/2 आया है सर, यहां पर पहले भी n इंटू n-1/2 आया था, यहां पर भी n इंटू n-1/2 आया है फॉर फर्स्ट केस। हाँ हाँ, वहां भी जा रहा हूं समीर, मैंने क्या बोला, अपने घोड़े थोड़ी देर के लिए शांत रखो, मैं सबको बिठा दूंगा उनकी उनकी जगह पे, जितने घोड़े हैं सबको शांत रखो, उनको बिठा दूंगा मैं अपनी अपनी जगह पे। थर्ड कॉन्सेप्ट सर इसके लिए नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए है क्योंकि यहाँ तीन एलिमेंट हैं। नाउ माय क्वेश्चन है कि सर इस टाइप का सेट बनाने के लिए अल्टीमेटली आपको कितने डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए हैं, इस टाइप का मल्टी सेट बनाने के लिए आपको चाहिए तो तीन एलिमेंट है ना। तो हमने बोला कि भाई आपके पास जो n एलिमेंट हैं उनमें से तीन को चूज कर लो। तो अभी तक किस ऑर्डर में चूज करना है उससे फर्क पड़ता नहीं, तो हमने तीन एलिमेंट चूज कर लिए, n में से तीन एलिमेंट। सर अल्टीमेटली कहानी क्या है सर, ये तीन का कॉन्सेप्ट कैसे सर, इस सेट को, इस टाइप के मल्टी सेट को बनाने के लिए आपको तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, इस टाइप के मल्टी सेट को बनाने के लिए आपको तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। तो सर इसका मतलब n में से तीन एलिमेंट तो चूज करने ही पड़ेंगे,
वो जो सेट ए है उसमें से 3 एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे ना। हाँ, तो 3 एलिमेंट कितने टाइप से ले सकते हो सर? इनमें से 3 एलिमेंट NC3 टाइप से चूज कर सकता हूं सर। कर लिए। अब आपको किसी ने बोला कि बेटा 3 एलिमेंट है ABC, अब किसी और सिलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट में ये तीनों साथ में नहीं आएंगे, किसी और सिलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स में ये तीनों साथ में नहीं आएंगे। बट यहां से प्रॉब्लम ये है कि सर यहां से आप AABC बना सकते हो, यहां से आप BBAC बना सकते हो, या तो फिर आप यहां से CCAB बना सकते हो। इसका मतलब यहां पर ये जो 3 एलिमेंट हैं उनमें से एग्जैक्टली एक 2 बार अपीयर होगा। ये जो 3 एलिमेंट हैं उनमें से एग्जैक्टली एक 2 बार अपीयर होगा। तो हमने बोला कि आए हाय, हमने ये 3 एलिमेंट तो चूज कर लिए, तो यहां तक तो ये सिलेक्शन का एक तरीका था। लेकिन अब जो 3 एलिमेंट हैं, आगे चलते हैं। चूज 3 एलिमेंट, पहले तो प्रॉब्लम को छोटा करो, n से बात नहीं करेंगे, n में से 3 से बात करेंगे। तो n में से 3 एलिमेंट चूज किए। अब ये जो 3 एलिमेंट हैं इनसे मुझे समझ में आता है एग्जैक्टली एक एलिमेंट 2 बार दिखाई देगा। तो वो 3 में से कौन सा एलिमेंट 2 बार दिखाई देगा वो भी तो चूज कर सकते हो। सो आपने बोला n में से 3 एलिमेंट चूज करो, एंड उन तीनों में से वो एक एलिमेंट चूज करो जिसको 2 बार लिखना है। 3 में से वो एक एलिमेंट चूज करो जिसको 2 बार लिखना है। तो आपके जो 3 एलिमेंट थे, वाह, आपके जो 3 एलिमेंट थे, इन तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट जिसको 2 बार लिखना है उसको 3C1 टाइप से चूज किया जा सकता था। एंड उस एक एलिमेंट को 2 बार लिख दो। तो उस एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का एक ही तरीका, उस एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का एक ही तरीका। तो आपने जो पहले 3 चूज किए थे उसमें से एक को चूज करके 2 बार लिख दिया। अब क्या, जो बचे हुए 2 हैं उन दोनों को भी एक बार लिख दो। तो जो बचे 2 एलिमेंट हैं उनको एक बार लिखने के कितने तरीके सर? जो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं उनको एक बार लिखने का तरीका है एक। 2 हैं आपके पास B एंड C, उन दोनों को एक एक बार लिखना है, लिख दो। तो आपने पहली बार क्या सर, ए में से एक चूज कर सकता था, ए, उसको एक बार लिखा और बाकी दोनों को एक एक बार लिख दिया। दूसरा था तीनों में से एक में जो पहला था उसको चूज कर सकता था बी, तो वो चूज किया, उसको 2 बार लिखा और बाकी दोनों को एक एक बार लिख दिया। फिर तीसरा में चूज कर सकता था सी, उसको चूज किया, उसको 2 बार लिखा और बाकी दोनों को एक एक बार लिख दिया। तो बाकी दोनों को एक एक बार लिखने का एक ही तरीका, बाकी दोनों को एक एक बार लिखने का एक ही तरीका। अब सर वापस से सर इसका क्या करेंगे सर? व्हाट इज NC3 सर? NC3 इज n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3C1 इज 3। सर अब इसको देखो सर, n इंटू n-1 इंटू n-2, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, और जब ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 2। व्हाट इज राइट सर? लास्ट में 1 डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर और तरह से लिखेंगे तब भी सेम सेट है। देखो भाई, वो सिर्फ समझाने का तरीका है, आपको तो आधी चीजें समझ में नहीं आ रही, उसको 1 डालने का सिर्फ ये मतलब है कि सोचो, जब मैं लिख रहा हूं तो सोच रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो तो 1 लिखोगे, जो सोचता नहीं है उसको 1 चमकता ही नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई क्यों करना, 1 से क्यों करना? जो एक प्रोसेस दिमाग में सोच रहा है वो 1 लिखेगा, जो प्रोसेस नहीं सोच रहा है वो नहीं लिखेगा। इट्स अप टू यू, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे समझ में आता है एक ही तरीका है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। लिखो या स्किप कर दो वो आपके ऊपर है, बट लिखा है इसलिए ताकि आपको समझा पाऊं। क्लियर है? सो डू यू रियलाइज कि अगर इंसान का कॉन्सेप्ट सही है तो आप कोई भी रास्ता चूज कर लो, आप सेम घर पे पहुंचोगे। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर सर? केस 1 में अप्रोच टू थोड़ा बता सकते हैं? नहीं बता सकता। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? मल्टी सेट्स और रिक्वायर्ड मल्टी सेट्स can be formed using case 1
और केस टू, दोनों में से किसी भी टाइप से बनाओगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड मल्टी सेट ही बनेगा। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मल्टी सेट्स पॉसिबल, कौन से वाले, वो 4 साइज वाले, विल बी केस वन था n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई टू। ठीक है, तो आपको जो मल्टी सेट मिलेंगे वो या तो इतने टाइप से मिल सकते हैं, और आपको वो केस टू टाइप के इतने डिफरेंट मल्टी सेट्स जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, so sir, this will be the final answer. If you divide it by 2, the final will be n into n minus 1 into n minus 2 plus n into n minus 1। तो क्या हो जाएगा सर, n इंटू एन माइनस वन को बाहर कर दो, ये हो जाएगा n माइनस वन से हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन स्क्वायर बाई टू। These are the total number of multisets of size 4 are possible in which every element appears exactly twice, in which at least one element appears exactly twice. Done? चलिए जाने दीजिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है, बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं समझ में ना आने का रीजन। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं समझ में ना आने का रीजन मेरे समझाने की दिक्कत नहीं, आपके पीएनसी की वीकनेस है ना। तो एज आई सेड, अगर आप अभी भी लाइटली ले रहे हो, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का है, क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का है, पूछा गया था, और डेफिनेटली पूछा नहीं गया था बट डेफिनेटली किसी भी दिन पूछा जा सकता है। नो वन कैन स्टॉप दी गेट अथॉरिटीज फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बोलो कि सर मुझे मल्टी सेट आता है या नहीं, तो आप गलत हो, क्योंकि आपको मल्टी सेट आता है, आपको मल्टी सेट आता है, लेकिन उसने जो मल्टी सेट पूछे थे वो आपको काउंट करने आते हैं या नहीं, ये पुराने पाप हैं। तो मल्टी सेट तो मैं बता दूंगा कि मल्टी सेट क्या होता है, मल्टी सेट तो मैं बता दूंगा कि मल्टी सेट क्या होता है, लेकिन उसको काउंट करने की जो अप्रोच है वो मैं आपको हर बार ऐसे नहीं बता पाऊंगा, हर बार ऐसे नहीं बता पाऊंगा भैया। एक क्वेश्चन 1 घंटा हर बार नहीं दे सकते, वरना 100 घंटे तो क्वेश्चन ही कर लेंगे, पढ़ेंगे कब। समझ में आती है चीज, इसलिए मेरी बात जिन्होंने सिंसियरली नहीं है वो सिंसियरली लीजिए। सर कुछ चीजें क्लास में क्लियर नहीं होती है बट रिवीजन, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान रिवाइज नहीं करता उसको वैसे ही अगले दिन आधी चीजें समझ में नहीं आती। मैंने पहले ही बोला है, अगर आपको लग रहा है कि हम बाद में करेंगे तो करो बाद में, यहाँ पर डाउट मत पूछो। ये पाप गंगा से नहीं धुलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पाप गंगा नहाने से नहीं धुलेगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, अगर मैं तरीका नहीं बताता तो शायद आप मुझे ब्लेम करते, अगर तरीका नहीं बताता तो शायद आप मुझे ब्लेम करते, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मेरे या किसी भी पुनीत सर के या हूसोएवर टेक्स दी क्लास पढ़ाएंगे वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाएंगे, बट इट विल नॉट हेल्प यू। अभी भी बता रहा हूं, इट विल नॉट हेल्प यू। जब तक आप 2-3 महीने रोज डेली 5-6 क्वेश्चन पीएनसी के सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। पीएनसी का रिसोर्स बता दिया है अंकुर, 11 क्लास की RS अग्रवाल खरीदो, उसको पढ़ो और उसको उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, तब हो जाएगा। अगर सोचोगे अपने आप होगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सर क्या है, समझो डेफिनेशन। तो लेट्स एज्यूम क्रॉस प्रोडक्ट, ये किसका करते हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेट्स का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets. Cross product of A and B or Cartesian product
ऑफ A and B is denoted by Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, is denoted by A cross B, and it is defined as sir, how do we define A cross B? सर A क्रॉस B इज अ सेट। जैसे ही मैंने ये लगाया तो मैंने बोल दिया, बिना बोले बोल दिया दैट A क्रॉस B विल बी अ सेट। और किस टाइप का सेट? सच दैट से पहले जो लिखा है उस टाइप का सेट। सो A क्रॉस B विल बी एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स A एंड B। ओए होए, ये कुछ नया ही आ गया। यस, इट इज एन ऑर्डर पेयर। सर नाम से ही है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर। Therefore, order in which element appear is important. Order in which element appear is important. सर अगर ऐसे लिखा है तो वो सेट है, ऐसे अगर दो चीज लिखी है तो वो ऑर्डर पेयर है। ये वाला कंप्यूटर साइंस वाले के लिए स्पेयर का मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब ही अलग है। तो कभी भी इस टाइप से आए और लिखा ना जाए कि ऑर्डर पेयर है, तब भी एक बार सोच लेना कि क्या इस चीज में ऑर्डर पेयर हो सकता है। वीडियो देखो। Order pair in which element appear is important. So what's the idea? So the simple case is order pair, that is ऑर्डर पेयर अगर A कॉमा B लिखा है और एक दूसरा ऑर्डर पेयर B कॉमा A लिखा है, then they are not equal, they are not same, they are different things. So A cross B is what, sir? A cross B is a set of order pairs such that, सर वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स जिनमें फर्स्ट एलिमेंट कहां से आता हो वो डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर पेयर सच दैट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी। जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से आएगा? सर दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर ए क्रॉस बी is defined as order pair of set of all the order pairs in which the first element is from set A and the second element is from set B. Clear? सर थोड़ा सा पिक्चराइज करवा दो, विजुलाइज करवा दो तो शायद चीजें आसान हो जाएं। बिल्कुल। चलो लेट्स एज्यूम दैट A मेरा एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है A1, दूसरा है A2, एक दूसरा है B जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, B1, B2, B3. Now, how do we define A cross B? How do we define A cross B? Please try to understand. अगर मैंने A क्रॉस B लिखा था तो पहला एलिमेंट सेट A का बोला था, दूसरा एलिमेंट सेट B का बोला था। ठीक है, दूसरा एलिमेंट सेट B का बोला था। तो आपके पास ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट है आपका A1 ऑफ सेट A। तो ये A1 सर B के हर एलिमेंट से रिलेट करेगा। A1 B1 से भी रिलेट करेगा, A1 B2 से भी रिलेट करेगा, A1 B3 से भी रिलेट करेगा। अच्छा सर, और सर दूसरा एलिमेंट है A2, तो आपका जो A2 है वो भी B1 से भी रिलेट करेगा, A2 B2 से भी रिलेट करेगा, एंड A2
B3 से भी रिलेट करेगा। ये हुआ आपका A क्रॉस B। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इंडिविजुअल ऑर्डर पेयर हैं इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि ये सेट है। ये जो इंडिविजुअल ऑर्डर पेयर हैं इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ सेट है और उसके जो एलिमेंट हैं उनकी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हर एलिमेंट तो अपने आप में डिफाइंड है ना, इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसा ही रहेगा। ये एलिमेंट B2 A1 नहीं लिख सकते, ये एलिमेंट B2 A1 नहीं लिख सकते। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये तो हो गया A क्रॉस B। इफ आई डिफाइन B क्रॉस A, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इट विल बी अ सेट जिसके अंदर सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट B से है और दूसरा एलिमेंट सेट A से है। इसका मतलब B क्रॉस A में B1 A1 से रिलेट करेगा और B1 A2 से भी रिलेट करेगा। ठीक है, B2 भी A1 से भी रिलेट करेगा और B2 A2 से भी रिलेट करेगा। तो B3 A1 से भी रिलेट करेगा और B3 A2 से भी रिलेट करेगा। सर ये है आपका B क्रॉस A। सर आपको पता है ना दैट A1 B1 इज नॉट इक्वल्स टू B1 A1। सर वी नो order pair A1 B1 is not equals to B1 A1. Therefore A क्रॉस B, सर A क्रॉस B का एलिमेंट तो A1 B1 है, लेकिन यहां पर तो कहीं A1 B1 है ही नहीं, यहां पर तो कहीं A1 B1 है ही नहीं, तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस A। दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस A। तो A क्रॉस B अलग है, B क्रॉस A अलग है। तो अगर कोई बोलता है A क्रॉस B तो उसका डेफिनेशन अलग, कोई बोलता है B क्रॉस A उसका डेफिनेशन अलग। First element in A cross B will be from set A, second element will be from set B. In B cross A, first element will be from set A and second element will be in B cross A, first element will be from set B and second element will be from set A. Let's assume that this is your set A, this is your set B. So अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेना चाहें कि मान लीजिए ये मेरा सेट A है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं A1 एंड A2 और ये दूसरा सेट है B जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं B1, B2 एंड B3, ये तीन एलिमेंट है। नाउ व्हाट्स द स्टोरी सर, यहां पर A क्रॉस B में A1 विल रिलेट विथ B1, A1 will relate with B2, A1 will relate with B3. So A1 सर ये डायरेक्शन बता रहा है कि A1 B1 से रिलेट करेगा, A1 B2 से रिलेट करेगा, A1 B3 से भी रिलेट करेगा। सिमिलरली A2 will relate with B1, A2 will relate with B2 and A2 will relate with B3. This is actually A cross B. This is actually A cross B. क्लियर? चलो तो हमको क्या समझ में आया कि इन जनरल A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस A। इन जनरल A क्रॉस B is not equals to B cross A. Okay. Next. But what? When exactly they can be equal? If A cross B is equals to B cross A, तो ये सिर्फ तब हो सकता है if A cross B equals to B cross A, then either A is equals to B, अगर सेट ही सेम हो जाए तो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेट ही सेम हो जाए तो A क्रॉस B क्रॉस A हो जाएंगे, और either A cross B equals to B cross A or at least one of A or B, at least one of A or B is
an empty set. तीसरी चीज सर क्या होगा अगर दोनों में से कोई सेट है तो सर इफ ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, if A or B is an empty set, then A cross B will be equals to B cross A will be equals to 5. इसका मतलब उस सिचुएशन में कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? ऑर्डर पेयर को बनाने के लिए दो एलिमेंट चाहिए, एक सेट से, दूसरा दूसरे सेट से। दूसरे सेट में एलिमेंट है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं, ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं। समझ गए? ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं, फालतू की बकवासें मत करो अशोक जी। क्या होता है कार्डिनलिटी से? क्या फर्क पड़ता है कार्डिनलिटी से? एलिमेंट्स से बात हो रही है तो कार्डिनलिटी से कहां फर्क पड़ने लगा? नहीं, फालतू की बातें नहीं करेंगे। जो चीज सेट के लिए डिफाइंड है वो सेट के लिए ही डिफाइंड है। इट इज दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड फॉर मल्टी सेट्स। मल्टी सेट्स को करोगे, करने को देखो डिफाइंड नहीं है, करने को कर सकते हो, करोगे तो उससे कुछ यूजफुल मिलेगा नहीं। दैट विल ऑल्सो बी अ, तो जो आपका जो रिजल्टिंग सेट होगा, रिजल्टिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, दैट विल ऑल्सो बी अ मल्टी सेट। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट में ऑल्सो बी अ मल्टी सेट। चलिए और क्या बोल सकते हैं सर? अभी अभी हमने बोला कि सर इन ए क्रॉस बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इन बी क्रॉस ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। तो आओ तो लिख दो, आई जाओ लिख देते। इन ए क्रॉस बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए relates with every element of set B. ये तो जान लो सिमिलर। चलिए ये एक चीज हो गई सर। अब एक और चीज देखना नेक्स्ट। इफ mod A is equals to M and mod B is equals to N, अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट M is equals to M and कार्डिनलिटी ऑफ सेट B is equals to N, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो then what will be the cardinality of A cross B? Sir, if cardinality of set A is M and cardinality of set B is N, then what will be the cardinality of set A cross B? Sir, each one of this M element will relate with each one of this N elements. Therefore, cardinality of set A cross B will be defined as cardinality of A multiplied by cardinality of set B, that is M into N. चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई दिक्कत? कार्टेशियन प्रोडक्ट आई होप सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं रिलेशन की। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो सर क्या है रिलेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक और स्लाइड नहीं चाहिए, हमने स्लाइड यूज ही नहीं की। रिलेशन, तो व्हाट इज अ रिलेशन? सर रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में एक चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, हमने ये बोला, ठीक है। लेकिन इन नॉर्मल लाइफ
हर कोई हर किसी से रिलेट करता हो, ये जरूरी है क्या? इन नॉर्मल लाइफ हर कोई हर किसी से रिलेट करता हो, ये जरूरी है क्या? नहीं सर। हो सकता है क्लास में 10 लोग हैं, ए बी को लाइक करता हो, मतलब ए बी से रिलेट करता हो, लेकिन ए सी से रिलेट नहीं करता हो, राइट? सो दिस द आइडिया। सो रिलेशन अलग अलग टाइप से डिफाइन किए जा सकते हैं। तो इन ए क्रॉस बी इट्स अ यूनिवर्सल रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट रिलेट्स विद every element of set A relates with every element of set B. But the normal thing is that in a regular relation, is it necessary कि सारे एलिमेंट ऑफ वन सेट सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेट करते हो? नहीं, यही तो डिफाइन करेगा रिलेशन। सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल डिफाइन दैट हाउ एग्जैक्टली द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेट विथ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या है? अ रिलेशन फ्रॉम set A to set B defines a relation from set A to set B defines that how exactly elements of set A relates with elements of set B. So a relation from set A to set B defines that how exactly element of set A relates with element of set B. Now please try to understand. सर यहां पर है आपके पास ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी में ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से रिलेट करता है, ठीक है? अगर मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन करूं, अगर मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन करूं फ्रॉम ए टू बी, तो क्या वो रिलेशनशिप ए क्रॉस बी के अंदर कंटेन्ड होगी? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। सर अगर एक नॉर्मल रिलेशन है जिसमें ए वन बी टू से रिलेट करता है और ए टू बी थ्री से रिलेट करता है, तो क्या ए वन बी टू से रिलेट करता है एंड ए टू बी थ्री से रिलेट करता है, क्या ये ए क्रॉस बी में कंटेंट है? क्या ये इंफॉर्मेशन ए क्रॉस बी में कंटेंट है? हाँ सर। इसका मतलब जितने भी रिलेशन बनाओगे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में कंटेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है? क्या मैं ये कह सकता हूं दैट हर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए क्रॉस बी का एक सबसेट है? तो प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट एवरी रिलेशन फ्रॉम और ई या every relation from set A to set B is a subset of A cross B. एवरी रिलेशन जो भी आप मैपिंग करोगे वो मैपिंग गारंटीड है कि ए क्रॉस बी में भी प्रेजेंट होगी। वो मैपिंग गारंटीड है कि ए क्रॉस बी में भी प्रेजेंट होगी। सर एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आप मुझसे कोई बाद में बोले, चलिए तो अभी ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू ए वन ए टू, बी इक्वल्स टू बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है? एंड let R1 is a relation that defines R1 is a relation that defines which defines that how exactly
अब देखो सर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है। ये है आपका ए, ये है एलिमेंट A1, ये है एलिमेंट A2, ये है बी, ये है एलिमेंट B1, ये है एलिमेंट B2, ये है एलिमेंट B3। और आपके यहाँ इसमें रिलेशनशिप कुछ ऐसे डिफाइंड है कि A1 B2 से रिलेट करता है, A1 B3 से भी रिलेट करता है, लेकिन B1 उसका दुश्मन है, नहीं करनी बात उससे, ठीक है। A2 B1 से रिलेट करता है, A2 B2 से भी रिलेट करता है, लेकिन A2 को B3 अच्छा नहीं लगता, A2 को B3 अच्छा नहीं लगता। सो लेट्स एज्यूम दिस इज अ रिलेशन R1 from A to B. How do we denote it? This can be denoted using R1 such that from A. So this is the exact same definition जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पर R1 लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर R1 को डिफाइन करना चाहूँ, तो R1 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं? A1 रिलेट्स विद B2 एंड A1 रिलेट्स विद B3। दूसरा A2 रिलेट्स विद B1, A2 रिलेट्स विद B2। A2 relates with B1, A2 relates with B2। सर कैन वी ऑब्जर्व दैट इट इज अ, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हुआ है, वी कैन ऑब्जर्व दैट इट इज अ सबसेट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में A क्रॉस B डिफाइन किया है, ये उसका सबसेट है। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज, लेट A इक्वल्स टू, ओ सॉरी क्या लिख रहे हो, मॉड A इक्वल्स टू M and mod B equals to N. Let mod A equals to M and mod B equals to N. Then how many different relations are possible from set A to set B? कितने डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? सिक्स। पिछले वाले का आंसर नहीं चाहिए मुझे। 2 to the power m into n, not m into 2 to the power m into n is correct, m raised power n is wrong। भाई फंक्शन नहीं बना रहे हैं, फंक्शन नहीं बना रहे हैं अभिजीत जी और जितने भी लोग हो ना, आप फंक्शन का आंसर मत दो मुझे। और फंक्शन का आंसर भी क्या होगा? फंक्शन का आंसर भी होगा n रेस्ट टू दी पावर m, नॉट m रेस्ट पावर n। कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम पकड़ 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 करते रहते हो। चलिए सर, सर क्या पता है मुझे? सभी नो एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is a subset of A cross B? Yes or no? Therefore, can we say, therefore, number of relations from A to B? Sir, each subset will define one relation. Number of relations from A to B will be equals to number of subsets
ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। सर किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। The number of subsets of A cross B will be same as cardinality of A cross B set will be 2 cardinality of A into cardinality of B. We know that this is nothing but 2 m into n. क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर आपका ये जो पूरी कहानी है ना, इसमें एक सबसेट एम्प्टी सेट भी है, मानते हो ना? फंस गया। नोट, सर आपने तो टोटल सबसेट लिख दिए, उसमें तो एक एम्प्टी सबसेट भी है। हाँ सर, तो प्लीज वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज एन एम्प्टी सेट। That empty set is also a relation. The empty set is also a relation from A to B. ठीक है? तो भाई ये क्लास में कोई भी किसी को से रिलेट करता हो जरूरी थोड़ी ना है। देयर में बी परफेक्ट chaos, nobody relates with nobody, right? So that empty relation वो भी एक इंफॉर्मेशन है that nobody relates with nobody, right? So that empty set is also a relation from A to B, and that relation is called empty relation from A to B. तो याद रखना है, बहुत जगह पे हेल्प करेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर को सही करने में, कुछ क्वेश्चन के आंसर को गलत करने में। इसके अपने पाप हैं, ये बहुत सारी जगह पे आपको परेशान करेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक तो हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया? फ्रॉम अ सेट ए टू फ्रॉम टू अ सेट बी। अनदर एक और डेफिनेशन है, नो डेफिनेशन तो क्या ही है सर, नो रिलेशन रिलेशन, सर दोनों सेट सेम भी तो हो सकते हैं। A relation from set A to set A. A relation from set A to set A is called a relation. Is called a relation on set A. तो अगर कभी भी on set X on set Y दिखाई दे तो डरना मत कि दूसरा सेट कहाँ है। अगर बोल रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब उसका सेट, पहला सेट भी वो ए ही है और दूसरा सेट भी वो सेट ए ही है। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं सर? इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं, इफ mod A is equals to m, then how many? Then number of relations possible on set A will be how many?
number of relations possible on set A will be 2 raised power cardinality of A cross A. इतना क्यों मेहनत करना? M square, N square, whatever. That's up to you. हाँ, 2 raised power M square. चलिए, तो ये हो गई कुछ हमारी बेसिक बेसिक सी बातें. अब हमको बात करना है टाइप्स ऑफ रिलेशन. Types of relation. So there are various types of relation. So the very first type of relation is called diagonal relation, और ये सब पढ़ेंगे हम. Diagonal relation, or which is also known as identity relation. दूसरा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तीसरा है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. चौथा है सिमेट्रिक रिलेशन. पांचवा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. छठा है asymmetric relation. asymmetric and antisymmetric are different. अच्छे से समझना जब बात करेंगे. सातवां है ट्रांजिटिव रिलेशन. चलिए सर, ये जो 7 रिलेशन है ये अलग हैं, और बाकी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन. तो ये दो रिलेशन को कंबाइन करके बनता है कंपोजिट रिलेशन. के लिए दो रिलेशन चाहिए. ठीक है. चलिए सर, ये जो तीनों हैं कैन बी डिफाइंड फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी. पर यहां पर जो है सर, दिस 7 रिलेशन मस्ट बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेम सेट ए. दे आर डिफाइंड ऑल दिस रिलेशंस, ये वाले are defined from set A to same set, that is on set. तो ये पहली चीज कि दोनों के जो सेट्स होंगे दोनों तरफ, वो दोनों सेट्स एग्जैक्टली सेम होंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन, चलो अब आपने बहुत सारे देखे होंगे. अब आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कंपैरेटिव रिलेशन. वो सारे रिलेशन, ये जो रिलेशंस हैं इनमें से दो या दो से ज्यादा रिलेशन को कंबाइन करने से बनते हैं. तो ये हैं आपके बेसिक रिलेशन. अगर आप बोलते हो सर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो इक्विवेलेंस कुछ अलग नहीं है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन. सिमिलरली एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, वो कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो वो सारी चीजें करें उससे पहले हमको ये सारे रिलेशंस कैसे होते हैं वो समझ में आना चाहिए. उन सारी चीजों से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए
ये सारे रिलेशंस क्या क्या हैं। चले तो ये जो बेसिक रिलेशन है इसका खात्मा कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज डायगोनल रिलेशन, इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन एज आई सेड। सर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? सर आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता है, जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता है। ठीक है, सिमिलरली यस, हर एलिमेंट खुद की वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी वैसा ही है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ले लें। डायगोनल रिलेशन ऑन सेट ए ऑन सेट ए बोल दिया मतलब फ्रॉम ए टू ए is denoted by this delta A, that will be the notation। कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज how do we define, sir? The diagonal relation on set A is a set. Diagonal relation on set A is a set that contains order pair A comma A such that A belongs to set A. Sir, this is the definition of a set. Please try to understand. Sir, relation समझ नहीं आया, कोई बात नहीं नौशाद जी, वापस से पढ़ना, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के ब्लैंक मैसेज या एम्प्टी मैसेज क्यों आ रहे हैं? ये सेंड कर पाना पॉसिबल है या आप इंटेंशनली गलती से हो रहे हैं, आप इंटेंशनली सेंड कर रहे हो? हाँ, चैट तो दिख रही है, लेकिन आप ये जो एम्प्टी मैसेज सेंड कर रहे हो, राज सरकार लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ नहीं है, अंशुमन धीमन लिखा है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मैसेज में कुछ नहीं है, आर्यन लिखा है उसके मैसेज में कुछ नहीं लिखा है, आर्यन के मैसेज में भी कुछ नहीं लिखा है। तो आप ये एम्प्टी मैसेजेस सेंड कर रहे हो या गलती से आ रहे हैं? क्योंकि एक साथ 5-6 दिखाई दे रहे हैं। ओके, एनीवे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो भाई, रिलेशन जो बोल रहा है ना कि सर रिलेशन समझ में नहीं आया, एक बार जाकर के बेटा वापस से पीसफुली देख। जब आप देखोगे ना कि अरे ये था क्या, यू विल बी लाइक सर सही में चल रहा है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। एक बार देखो तो सही, एक बार ढंग से पढ़ो। आई डोंट थिंक कि रिलेशन को समझने में किसी को भी कोई डाउट आना चाहिए। अगर डाउट है इसका मतलब आपने या तो मुझे सुना नहीं है या तो फिर आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है बेटा जो नहीं पढ़ी जा सकती थी, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ सेट। तो क्या होगा सर, अगर मैं सेट ए के ऊपर कोई डायगोनल रिलेशन देखूंगा तो उसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करता हो। सर यहाँ फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं होती सेट की डेफिनेशन में, क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट ये कंडीशन ट्रू हो। तो जहां पर ए बिलोंग्स टू ए करता हो, उन सबके लिए उन सबका कलेक्शन जिसमें हर एलिमेंट ऑफ सेट ए खुद से रिलेट करता हो, वो बनेगा आपका डायगोनल रिलेशन। तो सर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं सर। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं लेट ए इज इक्वल्स टू सम सेट 1 2 3, राइट। तो अगर मैं रिलेशन R1 बोलूं जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 रिलेट्स विथ 1, 2 रिलेट्स विथ 2, ठीक है, एंड दैट्स इट।
So is it a diagonal relation? Is it a diagonal relation? नहीं sir, it is not a diagonal relation. Why exactly it is not a diagonal relation? Because 3 comma 3 is not present. So 3 comma 3 does not belong to R1. Therefore, R1 is not a diagonal relation on set A. R2, सर सारे के सारे ये जो पेयर थे 1 1 2 2 3 3 ये तो हैं, लेकिन ये नामाकूल 1 कॉमा 2 भी आ गया। तो मुझे बताओ क्या ये डायगोनल रिलेशन है? क्या ये डायगोनल रिलेशन है? सर ये जो 1 कॉमा 2 है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। 1 कॉमा 2 कैन नॉट बी प्रेजेंट। सो द आइडिया इज एलिमेंट और ऑर्डर पेयर 1 comma 2 can never be an element of diagonal relation. Therefore, R2 is not a diagonal relation. So, this relation R3 is actually your diagonal relation on set A, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर्स एक्स एक्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जो कोई भी मिस नहीं कर सकता और कोई भी एक्स्ट्रा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ना तो कोई मिस कर सकता है ना ही इसका बता दो भाई अरविंद को, वो लोग जरूर बताना जिन्होंने मुझसे डांट खाई है। आने से पहले ही मतलब व्हाई कांट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या सही है क्या गलत आपको। और एक पता है टीचर की अपनी एक वो होती है कि किसकी किससे फ्रीक्वेंसी मैच करती है, किसको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, वो आपका परसेप्शन है। किसी और को मैं अच्छा लगता हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको अच्छा लगूंगा। कोई और मुझको एकदम मतलब गुस्सा होकर के छोड़ चुके हैं 2 4 लोग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी छोड़ दोगे। अप टू यू। इस अब या आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच नहीं करती है। चलिए एनीवे, सो दिस इज द डायगोनल रिलेशन। आपको डायगोनल रिलेशन की डेफिनेशन भी मिल गई। तो क्या ही होगा सर डायगोनल रिलेशन, अगर मैं एक छोटा सा आप लोगों को बच्चों वाला काम कर दूं। सो लेट्स एज्यूम ये है सेट ए, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ये भी है सेट ए, इसके अंदर भी एलिमेंट है ए बी सी। सर ये एक्चुअल में डायगोनल रिलेशन और डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये आइडेंटिटी फंक्शन भी है। ये आइडेंटिटी फंक्शन भी है। उस आइडेंटिटी फंक्शन के कारण हम इसको कभी कभी आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल देते हैं। कभी कभी इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल देते हैं। चलिए एनीवे, और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब एक्चुअल में वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन का डिस्कशन शुरू होने वाला है, तो इनको कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन हैं, विल अंडरस्टैंड ऑल दोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जो भी रिफ्लेक्सिव प्लान किया था, बट नहीं, अरे ये तो सॉरी 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 सॉरी, दिस स्लाइड मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। हम लोगों ने क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को भी जाने दो। थैंक यू वेरी मच। हैं 10 मिनट, बोलो अपने पाप खोलो, बोलो अपने पाप खोलो जो आपने अपनी कॉपी के पीछे लिखे हुए। एंड प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग द क्लास।
अगर आप क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो जो समझ नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए वापस से वीडियो नहीं देख रहे हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी अपकमिंग क्लासेस। आपको लगता है कि सर हमने सर हम डिसाइड नहीं करते हैं जो वही सही है। हाँ, पता नहीं क्या करें। स्टार्टिंग में क्वेश्चन 2 में थर्ड प्लीज। स्टार्टिंग में क्वेश्चन 2 में थर्ड, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं इन लोगों ने अभी तक। क्या बताऊं इसमें, बताओ मुझे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलूं उसके बारे में, क्या जानना चाहूं। आदित्य, इसके बाद ये कौन है? आदित्य, हाँ। क्या जानना चाहते हो इसके बारे में, ऐसा क्या है? सर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर ये एक सेट है एबीसी, पहले तो ये समझो सर ये सेट है एबीसी। नाउ इफ आई आस्क यू वेदर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू और फॉल्स? अगर एकदम बेसिक पे ले जाओगे तो फिर कैसे करेंगे बताओ। अगर ए एक सेट है और मैं उसमें पूछूं ए बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू और फॉल्स? अरे तुम सब लोगों जिनको समझ में आ गया वो भी लिखेंगे, और वो ऊपर के मैसेज इतनी देर में गायब हो जाएंगे। कहाँ गया वो आदित्य? हाँ तो ट्रू है ना। तो अगर आपका एलिमेंट एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो वो एलिमेंट होता है। अब यहां पर देखो सर, ये पावर सेट ऑफ ए निकाला था मैंने, तो ये वाली चीज जो यहां पर लिखी हुई है, ये जो चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है, क्या ये इस पावर सेट ऑफ ए में कहीं दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हमको पावर सेट ऑफ ए में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर सेम एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में भी दिखाई दे रहा है तो ये बिलोंग करता है ना पावर सेट ऑफ ए को। क्यों परेशान हो रहे हो आदित्य? अगर जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा है वो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट अगर सेट में है तो वो बिलोंग करता है। और अगर यहां पर जो सेट लिखा है, क्या ये एग्जैक्ट सेम एलिमेंट आपके पावर सेट ऑफ ए में है? हाँ सर, ये एग्जैक्ट सेम एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में है, तो ये एग्जैक्ट सेम एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है। क्या दिक्कत हो गई? साक्षी, phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर जो चीज जिसके लिए सबसेट ट्रू है, इक्वल को छोड़ करके लिए उसके पावर सेट अपने आप ट्रू है। ये देखो सर, मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एमटेक कर सकता हूँ? तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ कैसे एडमिशन लिया है? बीए प्रोग्राम वाला यहाँ मतलब ये कोई वो थोड़ी ना है कि कोई और क्लास चल रही थी और इसमें आप यहाँ आ गए। कैसे भाई? बीए वाला टेक्निकल, उसमें आपका आर्ट्स वही ना जो जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो पढ़ते हो तुम सब। मैं किसी और चीज को मिस तो नहीं कर रहा ना? सर ए इक्वल्स टू 1 2 3, पॉसिबल फॉर व्हाट? पॉसिबल फॉर व्हाट? पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी लिख दो, सब कुछ पॉसिबल है। ये बैच उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ भाई, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम कैसा करो, मैं सबको एक ही जैसा पढ़ाता है, मैं आई डोंट डिफरेंशिएट। 2 साल बाद आओगे तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इस साल 2 साल से पढ़ रहा हूँ, इस बार कुछ बढ़ा दो, तुम्हारे चक्कर में बाकी 50 लोगों का क्या करूंगा? तो ऐसे ही चलता रहेगा। सर कॉपी बनाना है या नोट से पढ़ने? रनिंग नोट्स बनाओ, कॉपी बनाना है बाद में जाकर के फेयर नोटबुक बनाएंगे, टीचर से चेक करवाओगे क्या? कुछ भी। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, अगर डीयू से हो, तो अगर बीए के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर क्या सोच के एडमिशन ली होगी? ये क्लास का एक्सेस कैसे मिला आपको? बीए कौन सा? बीए कंप्यूटर साइंस? तो भी अगर बीए कंप्यूटर साइंस, एक तो सबसे पहली बात तो मेरे पता नहीं, हाँ, आई बी वेरी सॉरी कि अगर बीए कंप्यूटर साइंस है और मुझे
पता नहीं चला हो। भाई एमटेक अरविंद उल्टे उल्टे सजेशन मत दो, अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो कभी नहीं कर सकता। और इस क्लास में आके तो वो क्या कर रहा है ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ के वो कहाँ जाएगा। वो सी है ना, हो सकता है कुछ ऐसे इंजीनियरिंग साइंस के पेपर होते हो, लेकिन वो सारे के सारे टेक्निकल उसमें है यार, और वो बीए के बाद नहीं होते, वो वैसे भी मास्टर्स के बाद होते हैं। नो नो, यू कैन सेंड मी। इतने खतरनाक डाउट के लिए यहाँ पर नहीं रुकेंगे, वो तो बहुत ही खतरनाक है, तो उसका सॉल्यूशन शायद मुझे उसके लिए खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, दो चार साइट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि ये कौन सा नया कोर्स है, देन ओनली आई विल बी एबल टू आंसर। सर 11 के पीएनसी करने में कितना टाइम लगेगा? देखो करने में टाइम नहीं लगेगा, उसको आदत बनाने में टाइम लगेगा। तो करने में तो 3-4 दिन में 5 दिन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आदत बनाने के लिए 2-2.5 महीने तक रोज 5-6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। साक्षी, आदत बनाने में टाइम लगेगा, नॉट अबाउट करना। कर तो हम जीवन में बचपन में भी लिया है हमने, 11th क्लास में भी कर लिया है हमने, ऐसा नहीं है कि 11th आप बिना पढ़ के आए हो। आप 11th पढ़ के आए हो, लेकिन जब तक उसको लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, रेगुलर लाइफ में लेकर के नहीं आओगे, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी उसको रिकॉल करना नहीं सीखोगे, आप उसके केसेस बनाना नहीं सीखोगे, इट विल गो अवे। आप उसको पढ़ लो, 1 महीने के लिए छोड़ दो, इट विल गो अवे। अरे पीएनसी बेसिक है, कहीं से भी कर लो, हर चीज के पहले करना जरूरी है, हर चीज के पहले करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, जिनको आता है ना पीएनसी बेसिक भी आता है, उनको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। जिन किसी को पीएनसी यहाँ पर कोई उसके अंदर पीएचडी नहीं है की है किसी ने, लेकिन जिसको थोड़ा भी पीएनसी, जिसने ढंग से पढ़ा है ना, मतलब बचपन में पढ़ा भी है, और अगर उसने उसको उस टाइम पे भी पढ़ा है तो उसको ये सब समझ में आया है। आप में से कई लोगों के आंसर सही थे पहली बार में, आप लोगों में से कई लोगों के आंसर तक सही थे पहली बार में, उन्होंने लिखा डिफरेंट टाइप से था, लेकिन आंसर तक सही थे, इसका मतलब समझ में आता है लोगों को। आप ही लोगों में से कईयों को समझ में आता है, आपको नहीं आता है क्योंकि आपने उससे पल्ला झाड़ लिया 11th क्लास में, बोला ना तुमको पास कर लिया, जीवन में तुम्हारा यूज नहीं करेंगे। तो वो इंसान जो उससे भाग गया उसको दिक्कत दे रहा है। अब तुम ऑक्सीजन से ही लड़ाई कर लोगे तो फिर दिक्कतें तो होंगी लाइफ में। एनसीईआरटी के भरोसे मत रहो, उसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं है, जाने दो उस एनसीईआरटी को। मैंने देखा उसको बाद में, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ठीक होगा, बट एनसीईआरटी का वो एक चाइल्डहुड वर्जन है ऐसा लगा मुझे। तो चलिए, एनीवे बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, सी यू टुमारो। तुमसे तो मिलेगा, तुमसे कल मिलेगा। बाय।